हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग अपना जूलॉजी फर्स्ट यूनिट का पहला लेक्चर देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। और इसमें ये देखेंगे सर, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग मेनली बेसिक से लेकर एडवांस तक की हम बात करेंगे सर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी प्रक्रिया देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रह रहा होगा। ठीक है, ये इस टॉपिक से अगर हम बात करते हैं सर, ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक से आपका वाइवा में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठोगे, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से 1 to 1 करके अपना पूरे टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और इसमें हम देखेंगे सर, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं, यूकैरियोट में कैसे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे अगर ये प्रोकैरियोट में हो रहा है यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इनका लोकेशन कहाँ होता है। ये सारी प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेसेस को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। और आप मेरे साथ अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पे लिख के पढ़ने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। जैसे कि आपको पुराने बच्चे जितने भी थे हमसे जुड़े हुए, उनको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो एक बार फिर आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि भैया आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, अच्छे अच्छे नंबर आए। और आप लोग अपना अपना रिजल्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, या फिर मेरे नंबर पे भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे चलते हैं यहाँ पे कि सर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे सर, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हमको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, समझना होगा सर, सेंट्रल डोगमा को। इसको देखना होगा सर, सेंट्रल डोगमा को देखना होगा कि क्या ये सेंट्रल डोगमा होता क्या। जब तक हम सेंट्रल डोगमा के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए सर, क्या, सेंट्रल डॉगमा के साथ। और यहाँ पे इसी स्लाइड पे हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना प्रोकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, तो मेनली आज की क्लास में लोग यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट दोनों के बारे में हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग हेडिंग डालते हैं सर। सबसे पहले क्या कि सेंट्रल डॉगमा, इसकी हेडिंग डालने सर। सबसे पहले अपनी हेडिंग पड़ेगी, अब वो पड़ती है सर क्या, सेंट्रल डॉगमा की। चलिए यहाँ पे आप दीजिएगा सर सेंट्रल डोगमा, है ना। ये आप लोग जब आप 11th-12th में थे तो वहां पे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस टॉपिक को पढ़े होगे, समझे होगे अच्छे से। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़े होगे और वहां पे समझे भी होगे सर ये क्या प्रोसेस होते हैं, ये कैसे होते हैं। अगर आपको ये भूल गया है तो एक बार फिर आपको ये सभी बातें यहाँ पे रिकैप होने वाली होंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा की बात करें सर, ये कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होते हैं। तो सेंट्रल डोगमा में सबसे पहले आप पढ़े थे सर क्या, कि अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है, यानी कि यहाँ से क्या होता है सर, डीएनए है, और क्या होती है सर, डीएनए में ही क्या हो रही है सर, कॉपी बन जा रही है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे देखने को मिलता है सर क्या, अगर डीएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है, डीएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है, फिर इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, है ना। फिर आरएनए से अगर हम बात कर लें सर, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, आरएनए से प्रोटीन बने तो फिर इसे हम क्या कहेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे देखना है, समझना है। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है सर सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत। ठीक है, कुछ बच्चे आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल भी कर लिए होगे, जो नहीं किए हो मेरे साथ अभी फिल करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम बात करें सर क्या, कि अगर हम बात कर लेते हैं सर किसकी, अगर हम बात करते हैं सर, अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। ये बात आप यहाँ पे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कई दफा पूछा जाता है कि भैया बताओ, अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी हो रही है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, तो सर रेप्लिकेशन का प्रोसेस देते हैं। ठीक है, फिर पूछेगा एग्जामिनर वाइवा में कि भैया बताओ, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होना है, इसका होना है सर, डीएनए को आरएनए की कॉपी बनानी है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जितने लोग कॉपी में लिखे थे वेल एंड गुड, जो लोग नहीं लिखे थे अपनी कॉपी में तुरंत इसको नोट कीजिएगा सर, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है तो। अगर वहीं पे हम बात करते हैं सर, आरएनए से प्रोटीन की कॉपी बन रही है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया जाएगा, फिर इस प्रोसेस को हम क्या नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सर ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हैं सर, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। अच्छा होगा, ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे सर, ट्रांसलेशन का नाम देंगे। ये चीज अपनी कॉपी में आप तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
तो अगर हुआ डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है रेप्लिकेशन, अगर डीएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है तो ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से प्रोटीन की कॉपी बन रही है तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। आई होप कि यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर सेंटर डोग्मा क्या कहलाता था। जब यहां तक की बात समझ में आई तो आपको दिमाग में एक बात क्लिक कर रहा होगा, सर जो मेरे सिलेबस में जो पोर्शन देख रखे हुए हैं, जो मेरे सिलेबस में जो टॉपिक रखे हुए हैं वो क्या है सर, डीएनए से आरएनए की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन की हमको बात करना है। इसकी बात करना है सर, ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात करना है, यानी कि हमको डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाने की हम यहाँ पे इस टॉपिक में, इस अपने सिलेबस में पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो बताइए यहाँ तक कितने लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भैया जितना भी आप बात बता रहे हो ये सारा चीज सर मेरा क्लियर चल रहा है, ठीक है। और आई होप कि ये सब कॉपी में भी आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे हो। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन कहती है, ठीक है। और हम किसकी बात करें सर, डीएनए से आरएनए की बात करने हम यहाँ पे देख रहे होंगे। चलो इसको आप तुरंत कॉपी में नोट करो, फिर आगे हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट था आपका, तो देख लेते हैं। डीएनए से आरएनए बन गया, चलिए ठीक है। अब बात आएगी सर, डीएनए से आरएनए की कॉपी बन गई। अब बात ये ध्यान देना कि सर क्या ये जो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये प्रोसेस किस में देखने को मिलता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाली जो प्रक्रिया होती है, तो अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा सर, डीएनए से आरएनए की कॉपी बननी है। तो इस जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या ये सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, कहने का मतलब क्या लोअर ऑर्गेनिज्म में और हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, क्या कह लें हम और आसानी से कि सर क्या ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर इसका क्वेश्चन के आंसर की बात करें, सर ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये आपके यूकैरियोट्स में भी होते हैं, किसमें होता है सर, यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोटिक, ये चीज आपको यहाँ बात करनी होगी सर प्रोकैरियोटिक के बारे में। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो हमको यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, या फिर कहना सर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी हमको देखने को मिल जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में आपको पता है भैया, इसमें बैक्टीरिया आते हैं जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस या फिर वेल डेवलप न्यूक्लियर एनवलप, या कहने सर कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि वेल डेवलप नहीं हुए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सर, प्रोकैरियोटिक का हिस्सा कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप याद करके रखिएगा सर, बैक्टीरिया। वहीं पे यूकैरियोट की बात करें तो बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी आपके, यानी कि एक तरह करते हैं किंगडम मोनेरा को छोड़ के आपके पास जितने भी 4 किंगडम बचते हैं वो सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे होते हैं सर, यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं भैया, यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं सर प्रोकैरियोट के बारे में, तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा सर, इसमें क्या होता है, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डेवलप, नोट कीजिएगा, वेल वेल डेवलप डेवलप न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। जब वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है वो भी क्या होता है सर, नहीं होता है। न्यूक्लियर एनवलप भी यहाँ पे नहीं होता है, ये कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा, ऐसे कर लो, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है किंगडम मोनेरा का, ठीक है। अब इसको छोड़ के, मोनेरा को छोड़ के जितने प्रोटिस्टा आ गए, प्लांटिया आ गए, एनिमेलिया आ गए, वो सारे के सारे किससे होते हैं सर, यूकैरियोट में होता है। और यहाँ पे हमको वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या होता है सर, वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और न्यूक्लियर एनवलप भी हमको देखने को मिल जाता है, न्यूक्लियर एनवलप भी हमको देखने को मिल जाता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब यहां तक बात क्लियर हुई तो आपके दिमाग में एक और बात आएगी, सर ये जो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये इनके अंदर कहां होता है, सेल के अंदर कहां होता है, कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है।
तो अगर इसकी बात करते हैं, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो सर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा सर, इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है सर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब क्या, एक तरह का फ्लूइड है ना, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो होता है, यानी जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ही ये सारी प्रक्रिया हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन का, साथ ही साथ अदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी सेल के अंदर, वो सारी की सारी प्रोसेस को कहाँ परफॉर्म किया जाता है सर, साइटोप्लाज्म में किया जाता है। साथ ही साथ इनके ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को भी, डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलती है। ये चीज आप प्रोकैरियोटिक के बारे में ध्यान। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट के, तो अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इनकी लोकेशन कहाँ होती है, आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, भैया यूकैरियोटिक की बताओ इनका लोकेशन कहाँ होता है, तो आप बताओगे सर इनकी जो लोकेशन होती है वो न्यूक्लियस होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप अपना न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए जो भी प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। कहाँ हो रही होती है बाबू, साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होंगी सर, प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं। अब बात दिमाग में एक और बात आ रही होगी दिमाग में कि भैया बताओ कि ये इनका किस सेल साइकिल में, जाहिर सी बात है सेल का डिवीजन होगा तभी ये प्रोसेस को परफॉर्म कराया जाएगा। तो सेल के किस वाले फेज में, या कह लें सर सेल के किस सीक्वेंस में आपका ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉपी अपने यहाँ पे एक नोट करके लिखिएगा सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा सर, आप नोट कीजिएगा कि जो सेल साइकिल, ये क्या, ये जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो कहाँ होता है सर, सेल साइकिल में होता है, सेल साइकिल में होता है। अगर सेल साइकिल के बारे में अगर बात करें तो आपको सीक्वेंस बताए थे, याद करो कब सीक्वेंस बताए थे, जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो वहां पे सेल साइकिल था, तो वहां पे हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे। सेल साइकिल सीक्वेंस अगर याद आ रहा होगा तो आपको याद आ रहा होगा सर क्या, सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस यानी किस कौन कौन से फेजेस होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता था सर क्या, G1 फेज, ठीक है G1 फेज, फिर बताओगे सर S फेज, फिर आएगा सर G2 फेज, फिर आता है आपका M फेज। यानी कि ये जो ये जो फेज हैं, चार जो कड़ी होता है, यही क्या होता है सर, सेल साइकिल का फेज होते हैं। यानी कि इस फेज से ही क्या होता है सर, सेल डिवाइड करता है। ठीक है, G1 S G2 M, ये आपके फेजेस देखने को मिलता है इसमें, सेल साइकिल में। अब बात आएगी सर कि ये जो सेल साइकिल हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, तो इसमें किस वाले फेज में हमको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। जब भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की बात करेंगे तो ये हमको किस में दिखेगा सर, ग्रोथ फेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन का, ये कहाँ होती है सर, ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे नोट कीजिएगा सर, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन कहाँ होता है सर, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन ग्रोथ फेज, अब बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको दो ग्रोथ फेज देखने को मिल रहा है, G1 और G2। एस को क्या बोलते हैं सर, सिंथेसाइज फेज कहते हैं, एम को माइटोटिक फेज कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं सर ग्रोथ फेज, इसका मतलब क्या होगा कि भैया ये हमको G1 फेज में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ G2 फेज में भी देखने को मिलेगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस होता है सेल साइकिल में होता है, और ये किसमें होगा सर, आपका ग्रोथ फेज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सर ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस हो रहे हैं, एक बार सभी लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक से एकदम हम चल रहे हैं, है ना, एकदम बेसिक से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, क्या ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आ गया सर, ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से आरएनए बनेंगे, आप बता दिए सर प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा, सेल साइकिल का भी बता दिए, लोकेशन भी बता दिए आप। अब बात दिमाग में आ रही होगी सर इसका यूनिट क्या होगा, किसके माध्यम से ये ट्रांसक्रिप्ट हो रहा होगा, जो भी आरएनए की कॉपी बनानी होगी। तो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा सर, अगला हेडिंग अपने कॉपी में तुरंत नोट कीजिएगा सर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही कर लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये हमको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है,
तो अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं तो ये कहलाता है क्या, डीएनए। क्या कहलाएगा, डीएनए। ठीक है, क्या कहलाएगा सर, डीएनए कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है सर, क्या कि सर ये जो डीएनए होता है क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो अब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनर के थ्रू वाइवा में, है ना, कहाँ पूछा जाएगा सर, वाइवा में पूछा जाएगा, तो आप बताना सर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, डीएनए तो है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए की उपस्थिति होती है वो क्या होता है सर, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है सर, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, डीएस, ऐसे डीएस डीएनए, क्या बोलते हैं, डीएस डीएनए कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अच्छा चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक चीज बता दो मुझको कि सर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमको दो स्ट्रैंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, एक बार हाँ या ना बताओ, एक बार हाँ या ना बताओ कि सर यहाँ पे डबल स्टैंड देखने को मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ दिखेगा सर। सर यहाँ पे हमको सीक्वेंस देखने को मिलेगा, अब वो होता है सर, यहाँ पे होता है सर 3 डैश और यहाँ होता है सर 5 डैश, यहाँ होता है सर 5 डैश और जो दूसरा स्टैंड जो सिरा होता है उसको बोलते हैं सर 3 डैश। यहाँ पे कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, अपोजिट फॉर्म में ये हमेशा रहते हैं। 3 है तो इधर 5, 5 है तो इधर 3, तो ये आपके डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो एक बात और बता दूं इसमें कि नहीं, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है आपका, यहाँ पे जो क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड होता है, तो ये दो स्टैंडर्ड है तो ये इसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो बॉन्ड क्या होते हैं तो आप बताओगे सर, यहाँ पे जो बॉन्ड उपस्थित होते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड लगे रहते हैं जो कि दो टेम्पलेट को जोड़ के रखने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको सर, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा सर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, आप बताना वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी तरह जितने भी बॉन्ड वाले क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एमसीक्यू में। जैसे कि पूछ लिया जाए सर बताओ अमाइनो एसिड, हम लोग लास्ट सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे अमाइनो एसिड का, कि अमाइनो एसिड में कौन किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं सर, आपके पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। उसी तरह आपके अगर हम बात करते हैं सर अमाइनो एसिड हो गया, फिर इंसुलिन हो गया, इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, कॉपी में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग डीएनए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमको देखने को मिल जाता है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे सर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये कितने पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको कितने हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सर, इसको 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये है। यहाँ पे क्या है सर 3 डैश है, यहाँ पे क्या है सर 5 डैश है, इधर क्या है सर 5 डैश है और इधर क्या है सर 3 डैश है। यही तो था। अब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, बीच में बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, पहला जो हिस्सा था उसको हम बोल दिए सर क्या, ये वाला हिस्सा, ठीक, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा हमको ये बता दिया। ठीक है, इसको हम क्या किए सर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। अब जैसे 3 हिस्सों में डिवाइड किए हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के मिला। अब जो ऐसा स्ट्रक्चर बन के मिला इसका हम नामकरण भी कर दे, भैया बोलेगा कि भैया मेरा नाम तो रखा ही नहीं, नाम रख देते हैं इसका। इस पहले वाले हिस्से को बोलते हैं सर क्या, प्रोमोटर, प्रोमोटर। ठीक है, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है इसको बोल देते हैं सर टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। ये बात समझ में आई, जो पहला वाला हिस्सा था उसको प्रोमोटर कह दिए, जो लास्ट वाला हिस्सा था सर उसको टर्मिनेटर कह दिए। सर ये जो बीच वाला हिस्सा आप छोड़ दिए इसका नाम नहीं बताया, पहला लास्ट का तो बता दिए, बीच का नहीं बताया, तो बीच वाले का नाम लिखिएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर जीन कहते हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अपने ध्यान से सुनिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। क्या चीज, कि भैया ये जो डीएनए है ये 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर दिए, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, अब हम बोले हैं सर क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है सर, डीएनए होता है। तो एक बात क्लियर हो रहा होगा सर, जो भी आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो क्या होगा सर, आपकी डीएनए में ही हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर एक और बात यहाँ पे आएगी ध्यान में कि क्या यहाँ पे जो 3 पार्ट है यहाँ किस वाले हिस्से में आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, किस वाले हिस्से में डीएनए का कौन सा ऐसा पार्ट होता है, यानी कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है जहां पे आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना
कि आपके प्रमोटर में किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। क्या बता दें आपके लिए कि सर प्रमोटर जो है वहां पे किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, टर्मिनेटर में किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। फिर होता कहाँ है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन में होता है। क्या होता है भैया, स्ट्रक्चरल जीन में होता है। क्या बात बताएं कि टर्मिनेटर में, प्रमोटर में किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है सर, स्ट्रक्चरल जीन में होती है। बोलिए यहां तक बात समझ में आई? तो बताइए हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं? चलो समझ में आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया इन प्रमोटर और टर्मिनेटर का काम क्या है, ये यहाँ पे लगे क्यों हैं? अब दिमाग में ये बात आ रही होगी सर ठीक है नहीं काम करता तो यहाँ पे है ही क्यों? तो इनका रहने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएं। सपोज करो आप पहले दिन कहाँ गए, अपने कॉलेज में, डे 1 है आपका कॉलेज। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है कि भैया मेरा क्लास कहाँ है, ठीक है, लाइब्रेरी किधर है, फिर प्रैक्टिकल रूम किधर है, कुछ नहीं पता है आपको। एकदम मान लो पहला दिन हो क्लास, कॉलेज में गए, बस इतना पता था भैया यहाँ पे ऑफिस था, हम आके एडमिशन करा दिए चले गए। ठीक, पहला दिन आए क्लास में। अब किसी ना किसी बंदे से तो पूछेंगे कि भैया बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास कहाँ चलती है, या बीएससी का लैब किधर है, भाई पूछेंगे कि नहीं, बीएससी का डिपार्टमेंट किधर है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, हाँ या ना बता। बोलेगा हाँ सर, पूछेंगे तो जरूर। ठीक है, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है। अब पूछेंगे, हो सकता है आप पूछने गए किसी गार्ड से पूछ लिए, हो सकता है डिपार्टमेंट में कोई आदमी है उससे पूछ लिए, या इवन हो सकता है हम किसी प्रोफेसर से पूछ लिए, यही तो होगा, या किसी स्टूडेंट से, अपने सीनियर से ही पूछ सकते हैं। तो वो आदमी क्या करेगा, आपको डायरेक्शन देगा, भैया यहाँ से वहां जाना, सेकेंड बिल्डिंग पे थर्ड जो रूम होगा वो आपका क्लास होगा बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसा कुछ तो इंस्ट्रक्शन देगा। फिर जैसे ही आप क्लास कर लोगे, यानी कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया 3 साल 4 साल, फिर आप कॉलेज से बाहर निकलोगे। कॉलेज से बाहर निकलोगे और वहां पे क्या होता है सर, एक फेयरवेल होता है, और उस फेयरवेल में एक गेस्ट आता है और बोलता है क्या, अब आपका यहाँ से विदाई होता है, अब आप अपना अपने जिंदगी, है ना, जो भी आपको एम है, अचीवमेंट है, वो करना स्टार्ट कीजिए, आप कॉलेज से आपको कोई काम नहीं, टाटा बाय हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो वही वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करो, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करो। ठीक है, क्या यूज करोगे, देखो प्रमोटर है, ट्रांसक्रिप्शन में कोई काम नहीं करता है, लेकिन लेकिन जब भी ट्रांसक्रिप्शन होना होता है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, अब ध्यान देना, ये पॉलीमरेज जो होता है यही क्या करता है सर, टेम्पलेट से नॉन टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है, और कहीं ना कहीं आरएनए का फॉर्मेशन करा देता है। इसका करा देगा सर, आरएनए का फॉर्मेशन करा देगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे ही आरएनए का फॉर्मेशन कराया तो यहाँ इसको कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी है सर, पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ी है। तो नो डाउट यहाँ पे जो आके कंपोनेंट ऐड होगा उसको बोलते हैं सर क्या, आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे इसको, आरएनए पॉलीमरेज का नाम इसको हम देंगे। ठीक, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जैसे डीएनए के अंदर इंटर करेगा तो प्रमोटर वाला हिस्सा जो होता है ये क्या करता है, इसको ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। किसको, आपके पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को। अब वो किसी ना किसी माध्यम से तो इसको ऐड करेगा, किसी ना किसी प्रक्रिया के माध्यम से इसको ऐड करेगा। वो क्या है, यहाँ पे एक फैक्टर होता है। क्या होता है, यहाँ पे फैक्टर होता है, और उस फैक्टर का नाम क्या होता है, उस फैक्टर का नाम बोलते हैं सर सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा फैक्टर का नाम देते हैं। क्या हुआ, एक फैक्टर है वो है सिग्मा फैक्टर, जो क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए आरएनए पॉलीमरेज को ऐड करने का काम कर रहा होता है। ये चीज आप यहां पे ध्यान में रखिएगा। किसके साथ ला के जोड़ दिया, आपके प्रमोटर के साथ ला के जोड़ दिया। अब क्या होता है, प्रमोटर के साथ लाके ऐड किया, अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा। अब वो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, स्ट्रक्चरल जीन में होगा। कहाँ होगा भैया, स्ट्रक्चरल जीन में होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल जीन में जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आरएनए की कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा सर, आरएनए की कॉपी बनकर यहाँ पे तैयार हो गई। अब क्या होगा, टर्मिनेटर के माध्यम से ये बाहर निकलने का स्टार्ट करेगा, टर्मिनेटर के माध्यम से ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। वही बात हुई, फेयरवेल हुआ, गेस्ट आया और आपको विदा कर दिया।
तो यहाँ पे टर्मिनेटर के पास एक फैक्टर पाया जाता है, उस फैक्टर का नाम क्या है? उस फैक्टर का नाम है सर रो फैक्टर। इस टर्मिनेटर के पास एक फैक्टर पाए जाते हैं, उस फैक्टर का नाम होता है सर रो फैक्टर। ऐसा नोट कर लो सर, रो फैक्टर, RHO, या फिर कह लो सर ऐसे रो फैक्टर। ठीक है, इस रो फैक्टर के माध्यम से जो भी mRNA या फिर RNA बनकर तैयार हुआ है उसको बाहर निकालने में मदद कर रहा होता है। कौन? आपका आपका कौन? आपका टर्मिनेटर। बात समझ में आई? सर टर्मिनेटर का काम क्या होता है, प्रमोटर का काम क्या होता है, और स्ट्रक्चर जीन का काम क्या होता है? तो स्ट्रक्चर जीन का काम यहाँ पे आप फिर नोट कर लीजिएगा सर, यहीं पे क्या होता है सर? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान, आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर क्या, कि सर जब भी आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो हम मेनली प्रोकैरियोट की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट में किस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इनके बारे में आप बता दीजिए, समझा दीजिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं सर, किसकी बात करेंगे सर? प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे इसमें? ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे होंगे, है ना? ट्रांसक्रिप्शन में तो आपको तो ऑलरेडी पता है सर इसका लोकेशन कहाँ होता है। तो लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ होता है सर? साइटोप्लाज्म में होता है। लोकेशन कहाँ होता है सर? साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, बात समझ में आ गई? साइटोप्लाज्म में होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जब भी प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे कितने पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ती है सर? जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो केवल और केवल एक टाइप का होता है, केवल और केवल एक टाइप का होता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। लेकिन वहीं पे हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो हमको वहां पे 3 टाइप के पॉलीमरेज देखने को मिलता है, आरएनए पोल 1, आरएनए पोल 2 और आरएनए पोल 3। ठीक है, जो कि क्या मिलकर बनाते हैं सर? mRNA, tRNA और rRNA का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है प्रोकैरियोट में, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे कितने टाइप के आरएनए होंगे सर? पॉलीमरेज होंगे सर, यहाँ पे केवल और केवल एक टाइप के पॉलीमरेज उपस्थित होंगे। अब ये एक टाइप के पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करेगा सर? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। अब देखो, अब हम यहाँ से स्टेप की बात करते हैं, यहाँ से क्या बात करेंगे सर? स्टेप की बात करेंगे कि किस किस स्टेप के माध्यम से ये क्या हो रहा है सर? पॉलीमरेज रिएक्शन, पॉलीमरेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पॉलीमरेज स्टेप की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ये 3 स्टेप में परफॉर्म होता है। कितने स्टेप में होगा सर? 3 स्टेप में। पहला होता है सर इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन, है ना, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं सर टर्मिनेटर। ये 3 फेज में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बताओ प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कितने स्टेप में होता है? तो वो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और फिर बताओगे सर क्या? टर्मिनेटर। ये 3 स्टेप में क्या होता है सर? ट्रांसक्रिप्शन होके तैयार हो जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन होके तैयार हो जाता है। अब ये कैसे कैसे होता है, अब हम एक 1 बाय 1 करके इसको तीनों स्टेप के बारे में देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दें। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज बता दें, अभी तक जितने लोग बैच से जुड़े नहीं हो, सबसे पहले सारथी बैच से रजिस्टर्ड हो जाओ ना। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। हो सकता नए बच्चे की बात कर रहे हैं, पुराने बच्चे को तो फोन में तो होगा ही टारगेट गुरुकुल, वहां से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा टारगेट सेमेस्टर पे जाके। ठीक है, सारथी बैच में बीएससी एनईपी बीएससी 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन होइएगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल सकते हैं सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स मिल जाएंगे। आपका कूपन कोड यूज कीजिएगा सर गुरुकुल 10। ठीक है, 5 जुलाई तक वैलिड है, आप इसको आराम से यूज कीजिएगा। आपका यहाँ पे डिस्काउंट अच्छा खासा हो जाएगा 549 के आसपास। सर इसमें फीचर्स क्या क्या मिलने वाला है, एक बार इनकी बात कर लीजिए सर। फीचर्स की बात करते हैं सर, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी। वो सारे कहाँ मिलेंगी? आपको बैच के अंदर मिलेंगे। ये सब जितने भी क्लास नोट्स हैं आपके सामने नोट डाउन कर रहे हैं, ये सारे कॉपी जो होंगे पीडीएफ फॉर्म में आपको बैच में अवेलेबल कराए जाएंगे, जहां से आप इसको नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन भी है।
है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आप इसको पढ़ने से अच्छा है कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको नोट्स, फिर जैसे क्लास एंड हो जाएगा पीडीएफ मिलेगा तो आप अपने नोट्स इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं नोट लिख के बता रहा हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे बैच से नहीं जुड़े हो, सबसे पहले बैच से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जितना मेहनत आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में किए थे ना, उससे कई गुना मेहनत हमको थर्ड सेमेस्टर में करना होगा। आप लोग सिलेबस देख ही लिए होगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बता दो, जितने लोग सोए हैं उन लोगों को बता दो यार फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हो गया, लेकिन थर्ड सेमेस्टर हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के परसेंटेज कम हो जाता है ना। ये बात को आप ध्यान दीजिए। और आपको पता है सर, जितने भी पुराने बच्चे हैं यहाँ पे हम लोग सिलेबस 1 to 1 पहला यूनिट से लेकर 8वीं यूनिट तक का सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं, है ना। सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेंगे। आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी मेंटर से अगर डाउट होगा तो आप यहाँ से इंटरेक्ट होगे अपने मेंटरशिप से, वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दें, आपकी बैच में जितनी भी क्लासेस चलेंगी आपका एक प्रॉपर शेड्यूल के फॉर्म में चलेंगी, लाइव के फॉर्म में चलेंगी। जो प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आई श्योर कि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो गए होंगे। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, जुड़ जाइए और वहां से अपने अपडेट्स लेते रहिए। सर मेरा कब क्लासेस लाइव हो रहा है ना, कब क्लासेस मेरे लाइव हो रहे हैं, ये सब बात आप यहाँ पे देखते रहिए, समझते। चलिए, हम लोग किसकी बात कर रहे थे सर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग 3 फेजेस देखे थे ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोट में। अब वो 3 फेजेस क्या क्या होते हैं सर, इनिशिएशन होते हैं, इलोंगेशन होते हैं और टर्मिनेटर होते हैं। ये 3 फेजेस मिलके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को कंप्लीट करा रहे होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे अपने अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए, ये सब नोट कर लिए तो हम 1 by 1 करके एक एक टॉपिक यहाँ से हम लोग क्लियर करते हुए चले, ठीक है। पहला जो अपना फेज है, क्या पहला जो स्टेप है वो किसका है सर, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएशन का नाम दे, इनिशिएशन। इसमें क्या होगा, इनिशिएशन का मतलब जो भी आरएनए का पॉलीमरेज है वो प्रमोटर के साथ आके क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में ना सारा नोट्स आपका पीडीएफ फॉर्म में जो स्लाइड में ऐड है, ठीक है, वहां से अपने नोट्स को बना सकते हो। लेकिन हम आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे नोट कर दें, इनिशिएशन में क्या होता है कि जो भी आपके आरएनए के पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ये क्या होगा सर, आके ऐड करेगा, आके ऐड करेगा। कहाँ ऐड करेगा सर, प्रमोटर पे आके ऐड करेगा, प्रमोटर पे आके क्या होगा सर, ऐड कर रहा होगा, ठीक है। प्रमोटर पे आके ऐड करेगा, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए। इनिशिएशन प्रमोटर पे आके ऐड कर जाएगा। चलो, अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है देखते हैं, क्या प्रोसेस होता है देखते हैं हम। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और ये स्ट्रक्चर जी नोट कर देते हैं सर, प्रमोटर, प्रमोटर, टर्मिनेटर और आप ध्यान रखना स्ट्रक्चरल जी, स्ट्रक्चरल, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस लगा देते 3 5 5 ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान देना सर, इनिशिएशन का जब प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई डीएनए आके ऐड, सॉरी पॉलीमरेज आके ऐड करेगा। अब वो पॉलीमरेज क्या होता है सर, आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है सर, आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आके ऐड किया, प्रोमोटर पे आके ऐड किया, प्रोमोटर पे आके ऐड किया, है ना, प्रोमोटर पे आके ऐड किया। ये बात आप यहाँ पे ध्यान, कहाँ आके ऐड किया, प्रमोटर पे आके ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो ऐड करता है प्रमोटर पे आके, तो यहाँ पे एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके माध्यम से ये क्या होगा, प्रमोटर पे आके ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जो फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं सर सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा फैक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। हम सिग्मा फैक्टर का नाम देते हैं। यही सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ लाके इसको ऐड करा देगा, ठीक है। ये बात हुई।
ये पहला स्टेप होता है इनिशिएशन का। ये जो पहला स्टेप हुआ इनिशिएशन का हुआ। अब क्या होता है, ये जो प्रमोटर होगा आगे की तरफ शिफ्ट करेगा पॉलीमरेज को और दे देगा किसको, स्ट्रक्चरल जीन को। जैसे ही स्ट्रक्चर जीन के पास आएगा, अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप आ जाता है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन। तो क्या बोलते हैं सर, इसको हम इलॉन्गेशन का नाम देते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इलॉन्गेशन क्या होता है सर, इलॉन्गेशन के बारे में अगर देखें समझे तो इसके बारे में एक बात आपको ध्यान में आती है सर, क्या कि सर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, ये प्रमोटर वाला हिस्सा हो गया, ये स्ट्रक्चरल जीन वाला हिस्सा हो गया, फिर ये सेकेंड स्टेज का स्ट्रक्चरल जीन, और ये आपका टर्मिनेटर है ना, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे जो पॉलीमरेज है, सपोज करो पॉलीमरेज आया, ये पॉलीमरेज आया और यहाँ पे क्या होगा सर, ट्रांसक्रिप्शन होना इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है सर, स्ट्रक्चरल जीन पे हो रहा है, स्ट्रक्चरल जीन पे हो रहा है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चरल जीन पे हो रहा है। चलो यहाँ पे हम नाम भी नोट कर दे रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसको क्या बोलते हैं, प्रोमोटर कह दिए, प्रमोटर कह दिए, इसको क्या बोल दिए, स्ट्रक्चरल जीन कह दिए, स्ट्रक्चरल जीन कह दिए, और इसको क्या बोल दिया सर, टर्मिनेटर। बात क्लियर है, हाँ या ना बताओ। ठीक, अब यहाँ पे जो टेम्पलेट बनेगा वो नॉन टेम्पलेट की सहायता से ही बन रहा हो। जो टेम्पलेट होगा नॉन टेम्पलेट की सहायता से ही क्या होगा सर, आरएनए बनकर तैयार होगा। ये क्या होगा सर, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, आरएनए पॉलीमरेज है ना। ये क्या है सर, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ठीक, ये चीज। अब चलो, अच्छा आपको ये पहले ही बताए थे कि सर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है यहाँ पे एक बॉन्ड पाए जाते हैं। अब वो बॉन्ड क्या थे सर, हाइड्रोजन बॉन्ड थे। क्या थे सर, हाइड्रोजन बॉन्ड थे। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो स्ट्रैंड है वो क्वाइल्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन पे है वो अनक्वाइल्ड के फॉर्म में है ना। यहाँ पे अगर हम प्रोमोटर की बात करते हैं तो प्रोमोटर में जो हमको स्ट्रैंड दिख रहा है वो क्वाइलिंग के फॉर्म में दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे वो वेल डेवलप होंगे। बॉन्ड में किसी भी टाइप का कोई भी छेड़छाड़ हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो होंगे ये क्या होंगे सर, जो स्ट्रैंड होंगे, स्ट्रैंड ये कैसे होंगे सर, क्वाइल्ड होंगे, क्वाइलिंग के फॉर्म में होंगे। यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वेल डेवलप है। लेकिन स्ट्रक्चर जिनकी जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, स्ट्रक्चर जीन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रैंड होते हैं ये क्या है, अनक्वाइल्ड के फॉर्म में है, अनक्वाइल्ड फॉर्म में है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया सर, ब्रेक हो गए। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे वो क्या हो गए सर, ब्रेक हो गए, क्योंकि अनक्वाइल के फॉर्म में। इसीलिए टर्मिनेटर की बात करते हैं तो टर्मिनेटर भी क्या है, यहाँ पे क्वाइलिंग फॉर्म में है। यहाँ पे क्या होता है सर, क्वाइलिंग फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो वेल डेवलप ही होंगे, वेल डेवलप ही होंगे। ये बात आप यहाँ पे ध्यान। अच्छा एक बात यहाँ से आप ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन बन के तैयार हो रहा है, स्ट्रक्चर जीन में ट्रांसक्रिप्शन होकर तैयार हो रहा है। इसको कहते हैं सर क्या, इलॉन्गेशन। क्या हो रहा है सर, इलॉन्गेशन हो रहा है, अनक्वाइलिंग क्वाइलिंग का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। अब तीसरा स्टेप आता है टर्मिनेटर। क्या आता है सर, टर्मिनेटर, इसको नोट कीजिएगा, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर ना, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर में क्या होता है, यानी कि आपकी कोर्स कंप्लीट हो गई, 4 साल हो गया, आप पास हो गए, आपका फेयरवेल कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से हटा दिया गया, भैया जाओ अपना जिंदगी अब जियो। ठीक है, बहुत पढ़ाई कर ली, ये ट्रेंड है। ठीक है, और एक सीधा ये यहाँ से ऐसा हुआ, ऐसे यहाँ से ऐसे हुआ, ये कंडीशन। अब देखो mRNA हम लोग ग्रीन कलर का बनाए थे, तो यहाँ पे जो mRNA बन के तैयार होगा वो कुछ ऐसा बन रहा। ठीक है, mRNA नीचे वाला ही फेज वही होगा ना, ये मत सोचिएगा सर ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, नहीं, अब हम नीचे नहीं बनाने वाला है। ठीक,
अब देखो यहाँ पे जो आरएनए बन गया रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा सर, झूलना वाला स्टार्ट हो जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में लटकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है उसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है, जिस एरिया का नहीं हुआ है उतने एरिया का हो रहा है। आया किसके माध्यम से था, प्रमोटर के माध्यम से आया था, जाएगा किसके माध्यम से, टर्मिनेटर के माध्यम से, टर्मिनेटर के माध्यम से। लेकिन ध्यान देना, आया तो था प्रमोटर के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कौन सा यूज किया गया था, सिग्मा फैक्टर। लेकिन टर्मिनेटर के थ्रू जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे जो फैक्टर यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं क्या, रो फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे आएगा सर रो फैक्टर, ठीक है, रो। इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ है यानी कि एमआरएनए जो बन के तैयार हुआ है वो क्या होगा, उसको यहां से रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां से क्या किया जाएगा, इसको रिलीज आउट कर दिया जाएगा। ये क्या स्ट्रक्चर लटक रहा है, आप बताओगे सर, इसी को हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं इसको, एमआरएनए। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब देखो प्रमोटर का जो पहले का हिस्सा था स्ट्रक्चर, जीन का जो स्ट्रक्चर था ना, ये प्रमोटर मान लो इतना प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चर जीन है, ये कुछ इतना टर्मिनेटर वाला हिस्सा है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो बीच में जो बॉन्ड पाए जा रहे थे वो फिर से क्वाइलिंग फॉर्म में होने जा रहा है, यानी कि ऐसे एरिया जहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है टेम्पलेट का, वहां पे जो स्टैंड होंगे वो फिर से क्या हो जाएंगे, क्वाइल्ड फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, फिर से उनकी क्वाइलिंग हो जाएगी। और जहां पे नहीं हुआ है वहां पे वो क्या होंगे सर, अनक्वाइल के फॉर्म में रहेंगे, जहां पे नहीं हुआ है वहां पे वो अनक्वाइलिंग के फॉर्म में रहेंगे। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है ना, वहां पे क्या होगा, फिर से वो क्वाइलिंग के फॉर्म में हो जाएंगे। और जहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, जहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है वहां पे क्या होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा सर, वो अनक्वाइल्ड के फॉर्म में होंगे। यानी कि जब आप खाना खाते हो, ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसे होता था, यह देखो, ओइसोफेगस में स्ट्रक्चर क्या होता था, जैसे फूड लोकस आता था यहाँ फूल जाता था, इधर उधर पचका रहता था, ठीक है। जैसे फूड लोकस खुलते जाएगा ये फैलते जाएगा और बाकी की तरफ फिर नॉर्मल कंडीशन में पेरिस्टेटिक मूवमेंट, वही कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन होते चलेगा, अनक्वाइलिंग, फिर क्वाइलिंग, फिर क्वाइलिंग, अनक्वाइलिंग, ये कंडीशन होते चलेगा और एट लास्ट रॉ फैक्टर के माध्यम से ये जो आरएनए होगा बन के बाहर निकल जाएगा। एट लास्ट क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनके, ये सपोज करो आपका डीएनए था 3' 5' 5' 3'। अब यहाँ पे जो आरएनए बन के इधर निकला है वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे जो आरएनए बन के इधर इधर आ गया है उसको ये कंडीशन 3', ठीक है। ये क्या है, आपके एमआरएनए बन के तैयार होगा, एमआरएनए बन के तैयार, है ना। लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा सर, कोडिंग और नॉन कोडिंग का फॉर्म। कुछ हिस्सा इसका एक्सॉन वाला होगा, कुछ इसका इंट्रॉन वाला होगा, कुछ इसका एक्सॉन वाला होगा और कुछ इसका इंट्रॉन वाला। ये कंडीशन अब आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमको यूकैरियोट में आप पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक प्रोसेस कैसे यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सर ये प्रोकैरियोटिक में किस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, चलो यही सभी बातें आपको यहाँ पे देखने को समझने को मिल जाएंगी आपको इस पीडीएफ में ना। इस पीडीएफ में और भी सब कुछ बातें हैं, यहाँ पे आप इसको जीनोमिक नॉन जीनोमिक आरएनए, ये सब बातें आप यहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये जब पीडीएफ मिलेगा आपको यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में इसको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर आपको याद दिला दें, जितने लोग बैच से नहीं जुड़े हो, ठीक है, वो लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने बैच में जुड़ जाओ, क्योंकि 5 जुलाई तक आपका डिस्काउंट चल रहा है सर। गुरुकुल 10 आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपका अच्छा खासा डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स के साथ ही साथ आपको इसमें तमाम सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो क्लास का जो पीडीएफ है आपको बैच में ही मिल जाएगा। और एक बात और बता दें, अभी तक क्लास में जितने लोग बच्चे जुड़े थे, ठीक है, सभी लोग क्लास में अपना अटेंडेंस लगा देंगे और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, ठीक है। तो
इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो आपको बैच में ही चलेंगी, सारथी बैच में, ठीक है, ऐप पे। और वहाँ से आप अपने लाइव शेड्यूल को चेक कर लीजिएगा। लाइव शेड्यूल देखने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी, केमिस्ट्री का भी, है ना, अदर सब्जेक्ट का भी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो जितने लोग ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेगा कि सर कब क्लासेस आपकी लाइव हो रही हैं, बैच में, ऐप में, या फिर बैच में, या फिर आपकी वाईटी पे, या फिर कौन सी क्लासेस आपकी नई अपलोड हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग भी और क्लास के शेड्यूल के रिगार्डिंग भी आपको सारा अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलता है। तो आई थिंक यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी आपको डाउट देखने को नहीं मिल रहा होगा, है ना। तो इसी बात से अपनी क्लास को आज हम लोग खत्म करते हैं। आज की क्लास में प्रोकैरियोटिक देख लिए हैं, समझ लिए इंट्रो वाले पार्ट्स में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब यूकैरियोटिक के बारे में देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।